हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल हेल्थ हुआ वो साइंस जो कंसर्न होता है इस माहौल के उन फैक्टर्स के बारे में जिससे ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है, या द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ और साइंस which is concerned with monitoring or mitigating those factors in the environment that affect human health and disease। इस माहौल में बहुत सारे कंपोनेंट्स ह्यूमन हेल्थ पे असर डालता है। फिजिकली दे आर वाटर, एयर, सॉइल, हाउसिंग, रेडिएशन, लाइट, नॉइस, वाइब्रेशंस, रिफ्यूज वेस्ट। बायोलॉजिकली they are plant, animal, rodents, insect, microbes, etc. Socially, they are occupation, literacy, income, religion, lifestyle, availability of health services. Culturally, they are knowledge, attitude, beliefs, practice, traditions, custom, habits. ये सब components human health पे असर डालता है। Now coming to the environmental sanitation. The WHO definition is the control of all those factors in man's physical environment which exert a deleterious effect on physical development, health and survival। यानी इस माहौल के उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना जो हमारे हेल्थ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल के लिए नुकसानदाह हो, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन करने की भी कई प्रिंसिपल्स हैं। पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवर। रिड्यूस मीन्स वेस्ट के प्रोडक्शन को ही कम करना। रीयूज होता है वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करना। रिकवरी होता है उस वेस्ट से कोई मटेरियल या एनर्जी निकालना थ्रू रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन। पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल में होता है कि अगर कोई डैमेज पॉल्यूशन या वेस्ट की वजह से हो रहा हो तो वही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या बंदा पे करेगा जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा हो या पॉल्यूशन हो रहा हो। प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव डील करता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रोडक्शन और एक्टिविटी से, यानी कि जो भी पोल्यूशन उस ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से हुआ है या उसके डिस्पोजल से हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज इमिशन परमिट में कोई भी जो वेस्ट बहुत सारे प्रोड्यूस करता हो तो इस माहौल में उस वेस्ट को फेंकने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए उनको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर भी हेल्थ पे असर डालते हैं। किसी की अगर पुअर हाउसिंग कंडीशन हो तो उसमें इंडोर एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, उसमें पुअर लाइटनिंग होती है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होता और ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इल हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओवर क्राउडिंग की वजह से डिजीज़ ट्रांसमिशन इजी हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ की, और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है क्योंकि उसमें प्राइवेसी नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे एक ही रूम बहुत सारे लोग शेयर करते हैं फैमिली के, जिससे प्राइवेसी लैक करता है और उनमें मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत। अब डिस्कस कर पानी के कई सोर्स हैं। जो मेजर कैटेगरी कर रखा है वो है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में। सरफेस वाटर के एग्जांपल्स हैं रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। इनमें कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है ह्यूमन एक्सक्रीटा से, एनिमल एक्सक्रीटा से, इंडस्ट्रीज से और फार्मिंग से। ग्राउंड वाटर के एग्जांपल है स्प्रिंग्स, बोरहोल्स और वेल्स। स्प्रिंग मतलब चश्मा, बोरहोल्स फॉर एग्जांपल लाइक हैंड पंप जो हमारे आसपास हैं, और वेल्स होता है ये सदियों से चला आ रहा है। वेल्स डीप डक करके ग्राउंड वाटर
निकाला जाता है पंप के थ्रू। ये ग्राउंड वाटर माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी में अच्छा होता है, ये थोड़ा साफ़ होता है। बस इसमें थोड़े केमिकल कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट से, ठीक है। और अगर कहीं भी ग्राउंड वाटर के सोर्स निकाला गया हो तो कम से कम कंटेमिनेशन एरिया 15 मीटर से बाहर होना चाहिए। 15 मीटर के अंदर कोई भी कंटेमिनेशन एरिया नहीं होनी चाहिए, कोई भी गंदा एरिया नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर सोर्स के सराउंडिंग एरिया या सराउंडिंग सरफेस को साफ रखना सेहत के लिए ज़रूरी हो जाता है। इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत गांव के लोगों को वाटर कंटेनर विथ टैप्स प्रोवाइड कराया गया और बहुत सारे गांव में पाइप्ड वाटर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे एरिया में बहुत सारी जगह है जिसमें बहुत सारी जगह ग्राउंड वाटर सोर्स यूज़ होता है और स्मॉल पाइप्ड सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल चश्मे से पाइप सिस्टम के थ्रू कम्युनिटी में पानी मुहैया कराया जाता है। तो इनकी मेंटेनेंस कराना और इनकी सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। सैनिटरी एनालिसिस ऑफ वाटर होता है कि आप सारा इंफॉर्मेशन गेन करें उस वाटर के सोर्स का और फील्ड सर्वे के टाइम सोर्स का, उस कोई भी सोर्स हो जो इस वाटर को, इस पानी को पोल्यूशन करता हो, या उसका मोड ऑफ फिल्ट्रेशन और मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उस पानी को। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन गेन करना है। उसके बाद लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ वाटर भी करना है। इसमें 2 लीटर सैंपल लिया जाता है एक साफ ग्लास बोतल में, जो कि विंचेस्टर ओवर्ट बोतल बोलते हैं। और बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें कलेक्ट 200 सीसी ऑफ वाटर, 200 ml ऑफ वाटर कलेक्ट करना है एक स्टेराइल बोतल में, फिर उसको स्टेरिलाइज करना है ऑटोक्लेव में। कमिंग टू वाटरबोर्न डिजीज़ ड्यू टू यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर। अब वाटर, पानी इन्फेक्शन से कंटेमिनेट हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अगर ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा से कंटेमिनेट होता है तो होता है कॉलरा, टाइफाइड, बेसिलस डिसेंट्री। अगर किसी का पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है तो वाटर वॉश डिजीज़ हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्केबीज, ट्रकोमा, टाइफस, फिली, लाइस एंड टिक-बॉर्न डिजीज़। और बहुत सारे वाटर रिलेटेड डिजीज़ होते हैं जिसमें इंसेक्ट वेक्टर्स, स्पेशली मॉस्किटोज मीडियम होता है एजेंट के लिए। तो उसमें नोटेबल एग्जांपल है डेंगू, फाइलेरियासिस, मलेरिया एक्स्ट्रा। अगर वाटर केमिकल से पॉल्यूट हो जाता है जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, लीड, तब भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अगर क्रोनिक एक्सपोजर हो तो लीवर डैमेज भी हो सकते हैं और किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में किसी भी ट्रीटमेंट से हम पानी की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि उसमें जो कंटेमिनेंट्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंजाई, मिनरल्स या फर्टिलाइज़र, उनको रिमूव किया जाता है। अब हाउस होल्ड लेवल पे बॉइलिंग से हम पानी की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें पानी को रोलिंग बॉयल करना है 5 से 10 मिनट के लिए। रोलिंग बॉयल होता है कि बेस से बबल निकलने चाहिए, बड़े बड़े बबल निकलना चाहिए और वो 5 से 10 मिनट तक हो। फिर केमिकल मेथड होते हैं, इसमें हम क्लोरीन को यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन को भी कर सकते हैं और पोटाशियम परमैंगनेट को भी कर सकते हैं। जो कॉमनली यूज़ होता है वो क्लोरीन यूज़ होता है। अब गैस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गैस फॉर्म मेजर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर पाउडर फॉर्म जैसे ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एक 1000 लीटर वाटर में 2.5 ग्राम क्लोरीन पाउडर डालना है, या 1 कपफुल सॉल्यूशन क्लोरीन का
25 लीटर क्लियर पानी में डाल सकते हो। इनको शेक करना होता है और 30 मिनट्स तक कॉन्टेक्ट पीरियड के लिए रखना होता है। अगर क्लोरीन टैबलेट फॉर्म में है तो एक टैबलेट 20 लीटर पानी में डालना होता है, और अगर पानी गंदा हो तो ये डोज दोनों में डबल हो जाता है। उनको अच्छे से मिक्स करना, 30 मिनट्स कॉन्टेक्ट टाइम के लिए रखना है। ठीक है। आयोडीन यूज़ नहीं होता क्योंकि हाई कॉस्ट होता है और थायराइड एक्टिविटी को भी इंटरफियर करता है। पोटेशियम परमैंगनेट कॉमनली फ्रूट्स और वेजिटेबल पे यूज़ होता है। ठीक है। इससे इनकी कलर भी चेंज होती है और स्मेल और टेस्ट में भी ख़राबी आ जाती है। ये विब्रियो कोलेरा को किल करता है। इसी तरह सोलर डिसइंफेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें 0.3 से 2 लीटर पानी लेना है, उनको 20 सेकंड तक शेक करना है, फिर उसके बाद उसको 6 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखना है, और अगर बादल हो तो 2 दिन तक रखना है। इसी तरह फ़िल्टरिंग होते हैं। आजकल बहुत सारे फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म हैं जिससे पानी साफ़ होता है। और है, अगर पानी गंदा हो तो हम उनको ऐसे ही रख सकते हैं, सेटल वाटर टू सेटल, ताकि जो भी गंदगी हो वो वाटर के बेस सरफेस पे आ जाए या उस कंटेनर के सरफेस पे आ जाए। वाटर की क्वालिटी को कई तरीके से चेक किया जाता है। एक होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसपेरेंट हो, टर्बिड ना हो, टेस्ट अच्छी हो, गंदी स्मेल ना हो और कलर अच्छी हो। केमिकल स्टैंडर्ड में पोर्टेबल पीएच मीटर विद डिजिटल रीड आउट यूज़ कर सकते हैं, या हैंड हेल्ड कोलोरीमीटर यूज़ कर सकते हैं, या पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, या रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट किट को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट में फ्री क्लोरीन को टेस्ट किया जाता है। अगर फ्री क्लोरीन 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है तो कलर ग्रीनिश येलो हो जाता है इस किट का। बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी में फीकल कंटेमिनेशन देखने के लिए ई कोलाई का टेस्ट किया जाता है, और ये कोलिफॉर्म टेस्ट में या ई कोलाई टेस्ट में 100 ml सैंपल में ये ई कोलाई डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी सही माना जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर दो रीज़न से पोल्यूट हो सकता है। एक होता है नेचुरल, जैसे वोल्केनोस, ऐश, डस्ट। दूसरा हुआ मैन मेड, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। डोमेस्टिक फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फायरवुड, केरोसिन ऑयल, कोल, ये सारे रीज़न होते हैं डोमेस्टिक कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल हुआ जैसे आयरन फैक्ट्रीज, स्टील, पेपर, सीमेंट फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र्स, इनसे जो पोल्यूशन निकलता है वो हुआ इंडस्ट्रियल सोर्स। इसी तरह ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, जैसे मोटर व्हीकल, रेलवे, शिप, एयरप्लेन्स, इनसे भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। और भी एग्जांपल होते हैं जैसे टोबैको स्मोकिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, फॉरेस्ट फायर, बर्निंग ऑफ रिफ्यूज, ओशन स्प्रेज, इनसे भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। और एयर गंदा होने की वजह से बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें इमीडिएट एंड एक्यूट इफ़ेक्ट्स होता है। वो होता है इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्यूट फारिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सफोकेशन एंड डेथ। एक एग्जांपल जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है। डिलेड एंड क्रोनिक इफेक्ट्स में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। ग्लोबल इफेक्ट्स में एसिड रेन, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है, और ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब इस पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडोर लेवल पे हम एडवाइस कर सकते हैं कि स्मोकलेस चूल्हा यूज़ करने के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं। किचन को सेपरेट रखने के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं, ताकि जो पीकर पे बैठे हैं उनको एयर पोल्यूशन कम हो। और एनिमल शेड को हम दूर रखना है, सेपरेट रखना है, ताकि
एयर पोल्यूशन कम रहे। ठीक है, और भी बहुत सारे जनरल मेजर होते हैं। बाकी हेल्थ एजुकेशन और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये सारे मेजर से हम एयर पोल्यूशन। रूरल एरियाज़ में बायोमास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग के लिए। बायोमास होता है एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यूज एंड वुड, लकड़ी को। ये बायोमास केरोसिन से इन्फीरियर होता है और इसमें हार्मफुल गैस भी ज़्यादा निकलता है। इसीलिए स्मोकलेस चूल्हा का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है ताकि इंडोर पोल्यूशन कम हो और जहाँ भी कुकिंग हो रही हो वो किचन सेपरेट हो दूसरे कमरों से। बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर है एयर पोल्यूशन कम करने के, उसमें आता है इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट, स्मोक नॉइजेंस एक्ट। जनरल मेजर्स में हम ट्रैफिक कंट्रोल करा सकते हैं, व्हीकल को अच्छे से मेंटेन करा सकते हैं और ग्रीन बेल्ट लगा सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना। ठीक है, ग्रूमिंग करना। और हेल्थ एजुकेशन से भी हम पोल्यूशन को कम करा सकते हैं और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से भी पोल्यूशन कम करा सकते हैं। उसके बाद आता हूँ नॉइस पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल नॉइस या साउंड पोल्यूशन। इसके आउटडोर जो रीज़न होते हैं वो होते हैं मशीन, ट्रांसपोर्ट और प्रोपेगेशन सिस्टम। इंडोर जो रीज़न होते हैं वो लाउड म्यूज़िक से भी हो सकता है ना, कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से भी हो सकता है, टरबाइन से भी हो सकता है, एक्सप्लोजन से भी हो सकता है और पीपल से भी हो सकते हैं लोग। कॉमन जो नॉइस पोल्यूशन की रीज़न होता है वो पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से होता है। WHO का जो लिमिट है नॉइस का वो 50 डेसिबल है, लेकिन आजकल की जो एवरेज 90 डेसिबल बन चुका है। हाई नॉइस लेवल से हेल्थ के भी बहुत सारे इल इफ़ेक्ट बनते हैं, जैसे वह हेल्थ एंड बिहेवियर में बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे इट इंक्रीजेज हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। ठीक है, हाई स्ट्रेस लेवल्स, टिनाइटिस भी होता है, हियरिंग लॉस भी होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होते हैं, फास्टर कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है इससे, और बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी होते हैं इससे। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है, कोई अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो 85 वेटेड डेसिबल से ज़्यादा नॉइस से, तो उसमें नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज़ विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस। यानी कि अगर हम या हमारे माहौल में कोई भी किसी भी सामान को यूज़ करके अगर फेंक देते हैं, या कोई भी सामान जो यूज़ करने के काबिल ना हो अगर वो फेंक देते हैं इस माहौल में, उसे हम वेस्ट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल हुआ सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट, हज़ार्डस वेस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के कई एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, या स्ट्रीट स्वीपिंग की वजह से जो भी सॉलिड वेस्ट निकलते हैं या आता सॉलिड वेस्ट में। खाना बनाने की वजह से या खाना रहने की वजह से जो भी वेस्ट निकलता है वो आता है किचन वेस्ट। रूरल एरियाज़ में वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जा सकता है। कंपोस्ट होता है प्लांट के डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को। इसको अगर हम सॉइल पे यूज़ करेंगे तो सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छा हो जाता है। इसी तरह लिक्विड वेस्ट के भी कई एग्जाम्पल है, जैसे हुआ ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन फीसिस एंड यूरिन टुगेदर नोन एज एक्सक्रीटा। एक एग्जाम्पल हुआ सुलेज। सुलेज होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड सिंक्स, शावर्स एंड बाथ्स बट नॉट फ्रॉम टॉयलेट्स, ये होता है सुलेज। सीवेज होता है मिक्सचर ऑफ ह्यूमन वेस्ट और एक्सक्रीटा
विथ अदर वेस्ट वाटर्स। रन ऑफ होता है रेन वाटर की वजह से जो कलेक्शन होता है या पानी चलती है उसे रन ऑफ बोलते हैं। और बाकी अदर वेस्ट जैसे इंडस्ट्रियल वाटर्स हुआ या कहीं और से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है वो सब, ये सब आता है लिक्विड वेस्ट में। अब डिस्कस करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वेस्ट से बहुत सारे डिजीज़ कॉज होता है या वेस्ट बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स का मीडियम है। इसीलिए वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए और एप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे ह्यूमंस और वेस्ट के बीच में डायरेक्ट एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं। उस वजह से वेस्ट के इल इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिनिमाइजिंग जनरेशन, मतलब वेस्ट को स्टार्टिंग में ही मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम करना बहुत सारे तरीक़ों की वजह से या बहुत सारे स्टेप्स हैं वेस्ट के प्रोडक्शन को ही कम करना। दूसरा हुआ ऑन साइट हैंडलिंग। ऑन साइट हैंडलिंग में वेस्ट जो प्रोडक्शन हो रखा है उसके वॉल्यूम को कम करना और जितने भी उसमें से रीयूजेबल मटेरियल है उनको यूज़ करना, वापस रीयूज़ करना, तो उससे वेस्ट वॉल्यूम कम हो जाता है। और तीसरा हुआ सूटेबल कलेक्शन, मतलब वेस्ट को प्रॉपरली सही जगह स्टोर करना। मतलब पंक्चर वाला अगर वेस्ट हो तो पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखना, कोई इन्फेक्शियस हो तो उनको प्रॉपरली सही जगह सही कंटेनर में रखना। स्पेसिफिक आइसोलेशन हुआ मीन्स सही वेस्ट को सही जगह रखें। टेम्पररी स्टोरेज हुआ कुछ टाइम के लिए वेस्ट को स्टोर करना। उस टाइम क्या स्टेप्स लेना है, क्या इक़दाम लेने हैं, उनके बारे में जानकारी रखना और उनका नॉलेज देना, ये हुआ टेम्पररी स्टोरेज में। फिर आता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो वहीं पे उसको डिस्पोज ऑफ भी करना और वहीं पे उसको सेपरेट होने ना देना, इन्वायरमेंट से अलग करना, वेस्ट को इन्वायरमेंट से ऑन साइट प्रोडक्शन पे ही अलग करना, उसे बोलते हैं कंटेनमेंट। एग्जांपल होता है पिट लेट्रिन्स, पोर फ्लश लेट्रिन्स, सेप्टिक टैंक, ये सब एग्जांपल होता है कंटेनमेंट का। फिर वेस्ट का ट्रांसपोर्ट भी होता है और ट्रांसफ़र भी होता है। तो इसमें बहुत सारे इक़दाम होते हैं जिससे हमें ये कोशिश करना है कि वेस्ट इन्वायरमेंट में सेपरेट ना हो। फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी होते हैं और फिर फाइनल डिस्पोजल होता है वेस्ट का। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल में अब सैनिटरी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल जैसे कंट्रोल टिपिंग और कंट्रोल बरियल, इंसिनरेशन एंड सैनिटरी लैंडफिल, ये सारे फाइनल डिस्पोजल हैं वेस्ट। नाउ कमिंग टू लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को हमेशा लेट्रिन में ही डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए और अगर ओपन फील्ड डेफिकेशन करे तो उसको सॉइल से कवर करनी चाहिए ताकि मस्कीटो और फ्लाइज उस पर ना पड़े और वो बीमारी फैलाने के माध्यम ना बने। लेट्रिन करने के बाद हैंड वॉशिंग को प्रॉपरली यूज़ करनी चाहिए और जो भी लेट्रिन हो वो किचन से कम 6 मीटर डिस्टेंस पे हो या 6 मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा हो। अब जो सुलेज होता है किचन का वेस्ट या बाथरूम का वेस्ट, जो बाथिंग के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको हम या तो सीवर में डायरेक्ट कर सकते हैं या सेप्टिक टैंक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या पिट्स बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। सैनिटेशन सिस्टम में ये स्टोरेज का काम करता है। इसको यूज़ करते हैं सिस्टर्न फ्लश टॉयलेट, पोर फ्लश टॉयलेट या एक्वा प्राइवीस में। सेप्टिक टैंक में पार्शियल ट्रीटमेंट होता है सीवेज का। ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है सेप्टिक टैंक में, इसमें कम से कम 19 आवर्स रहनी चाहिए ताकि उसमें जो सॉलिड्स हो वो सेटल हो और उस ऑर्गेनिक सॉलिड्स का एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो और जो भी इफ्लुएंट होता है सेप्टिक टैंक से उसको हम पाइप के ज़रिए 100 किट पिट में डाल सकते हैं। 100 किट पिट होता है जिसके बेस पे
चाहे हम छोटे छोटे पत्थर के बेस बनाए ताकि जो भी इसमें लिक्विड हो वो सोक कर जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए ग्राउंड में, ठीक है। और सेप्टिक टैंक में जो भी सॉलिड स्लज बचता है उसको हम वैक्यूम ट्रक के ज़रिए उसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन के लिए एनारोबिक बायोगैस रिएक्टर या एनारोबिक डाइजेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पिट लेट्रिन होती हैं कॉमनली रूरल एरियाज़ में। ये एक इफ़ेक्टिव सैनिटेशन सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए। इससे फीको ओरल ट्रांसमिशन डिजीज़ कम होता है। ये इसमें पिट लेट्रिन में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग हैं वो स्क्वेटिंग पोजीशन यूज़ करते हैं पिट लेट्रिन को यूज़ करने के लिए। और इफ़ेक्टिवली अगर इसको स्लैब लगा के इफ़ेक्टिवली अगर इसके सरफेस को या कंस्ट्रक्ट करें तो इससे ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज या मॉस्किटो वगैरह कम हो सकता है, ठीक है। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है फॉल ऑर्डर फ्रॉम पिट, जो पिट है उससे गंदी स्मेल निकलती है। आपने लोगों को एडवाइस करने हैं पिट लेट्रिन के सरफेस को क्लीन रखने के लिए और ड्राई रखने के लिए, क्योंकि गांव में सीवरेज सिस्टम नहीं होता और वो कॉस्टली होता है, इसीलिए पिट लेट्रिन एक सक्सेसफुल अल्टरनेटिव है रूरल एरियाज़ में। इसी तरह लार्ज स्केल लैंडफिल साइट होता है टाउन्स में, अर्बन एरियाज़ में, अर्बन से दूर बड़े लैंड में वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब कंट्रोल टिपिंग या कंट्रोल बरियर होता है, ये वो सैनिटरी लैंडफिल है जो छोटे वेस्ट के लिए यूज़ होता है, कॉमनली जो रूरल एरियाज़ के लिए। इसमें सॉलिड वेस्ट को डक पिट में डिस्पोज ऑफ किया जाता है और उसको सॉइल से कवर किया जाता है। ये बैकवर्ड, ये घर के बैक साइड में कम से कम 10 से 10 मीटर दूर होनी चाहिए। अगर पानी का वाटर वेल्स हो उससे कम 30 से 40 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए और इसको प्रॉपरली फेंस करा होना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी में प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना और प्रॉपर सैनिटेशन रखना ये एक इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी के हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं पेस्टिसाइड के बारे में। पेस्टिसाइड्स चाहे इंसेक्टिसाइड होता है या हेर्बिसाइड होता है या फंजिसाइड होता है, ये कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो होता है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, HCH जैसे DDT, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉर एग्जांपल इंडोसल्फान, मैलाथियोन, क्लोरपायरिफॉस। तो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये पेस्टिसाइड बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक और फूड में पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड यूज़ करने के बाद इस 90% से ज़्यादा इस इन्वायरमेंट में पल्यूट कर देता है, चाहे सरफेस वाटर को हो या ग्राउंड वाटर को। एक टर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है पेस्टिसाइड यूज़ करने के बाद वो काफ़ी देर तक रहना, या कोई भी पॉल्यूटेंट जो यूज़ करने के बाद काफ़ी देर तक रहे और वो फूड चेन को मैग्नीफाई करे। मीन्स द मोस्ट परसिस्टेंट पेस्टिसाइड विच हैव ए कैपेसिटी टू बायोमैग्नीफाई अप द फूड चेन। एग्जाम्पल है इसके ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड नेमली एल्ड्रिन, एंड्रिन, क्लोरडेन, DDT, हेप्टाक्लोर, मायरेक्स, टोक्सेफिन एंड हेक्साक्लोरबेंजीन। Food residue means, as per Ministry of Agriculture in India, pesticides mainly enter into food products due to following reasons। बहुत सारे reasons होते हैं जिसकी वजह से पेस्टिसाइड फूड में पाए जाते हैं। आर ड्यू टू जैसे indiscriminate use of chemical pesticide, non-observance of prescribed waiting periods, use of substandard pesticide,
wrong advice and supply of pesticide to the farmer by pesticide dealers, continuation of DDT and other use of pesticide in public health programs, effluents from pesticides manufacturing units, wrong disposal of leftover pesticides and cleaning of plant protection equipments, pre-marketing pesticides, treatments of fruit and vegetables, इन सब की वजह से पेस्टिसाइड फूड में। पेस्टिसाइड स्किन को भी क्रॉस कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा को भी क्रॉस कर सकता है और जीआई ट्रैक के म्यूकोजा को भी क्रॉस कर सकता है। पेस्टिसाइड एमनियोटिक फ्लूइड में पाया गया है और ये अर्ली स्टेज प्रीनेटल लाइफ में फीटस के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसी तरह जो हेल्थ इल इफेक्ट है पेस्टिसाइड के या पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के, वो है डर्मल एंड ओक्यूलर इरिटेशन हो सकता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन हो सकते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स और अस्थमा हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम यूजुअली वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में एक्साइटरी साइंस हो सकते हैं इनमें। अब रेमेडियल मेजर होता है वो स्ट्रेटजीज जो पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट को, हजार्ड्स को कम कर देते हैं। इसमें एग्जांपल है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब इस पीपीई को हमने यूज़ करना है पेस्टिसाइड स्प्रे के टाइम ताकि पेस्टिसाइड हजार्ड कम हो। पीपीई होता है वो क्लॉथिंग और डिवाइस जिसको पहनाए जाते हैं पेस्टिसाइड यूज़ करते समय। इसमें होता है प्रोटेक्टिव स्वीट्स होता है, फुटवेयर होता है, ग्लव्स होते हैं, एप्रन होते हैं, रेस्पिरेटर होता है, आई वेयर होता है और हेड गियर होता है। ठीक है। द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर मेड ऑफ वूवन फैब्रिक्स और वाटर रिपेलेंट मटेरियल सच एज नियोप्रीन, नाइट्राइल। पेस्टिसाइड रेजिडुअल इफेक्ट को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ इक़दाम उठाए, जैसे एजुकेटिंग फार्मर अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड, need-based use of chemical pesticide, use of recommended dosage, correct application technique, observance of prescribed waiting period, practice of integrated pest management, benefits of organic farming। ये सब पेस्टिसाइड के इल इफेक्ट को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इक़दाम उठाए हैं। पेस्टिसाइड एक्सपोजर को कम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं, लोकल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अब लोकल लेवल पे नॉन केमिकल पेस्टिसाइड कंट्रोल प्रोसीजर को जोर दिया गया है। पेस्टिसाइड तभी यूज़ करना है जब नॉन केमिकल पेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर फेल हो जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स में हाइजीन, सीलिंग ऑफ क्रैक एंड सर्विसिंग, स्क्रीनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, ये फर्स्ट डिफेंस है पेस्ट मैनेजमेंट का। और जो भी यूज़ कर रहे हैं वो पीपीई पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, प्रेग्नेंट वुमेन को यूज़ करने ना दें और उनको दूर रखें। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को पेस्टिसाइड से दूर रखें। अगर केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत पड़े भी तो कम से कम नुकसानदार लीस्ट हजार्डस केमिकल को यूज़ करें। अब कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन केमिकल फॉर्म्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल को बढ़ावा दे रहे हैं और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो नॉन पेस्टिसाइड डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस तरह की एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। और कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड यूज़ को या पेस्टिसाइड डिपेंडेंसी को कम करना है, चाहे घर पे हो, स्कूल लेवल पे हो, पब्लिक एरियाज़ में हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो, पार्क्स में हो। और बाकी सारे कम्युनिटी कैंपेन भी करना चाहिए और स्कूल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए पेस्टिसाइड यूज़ से रिलेटेड, ताकि इसके यूज़ को कम किया जाए। लोकल अवार्ड्स या कंटेस्ट होनी चाहिए, इससे पेस्टिसाइड फ्री जोन बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन सब में एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि पेस्टिसाइड यूज़ को सेफली यूज़ करें और कोई भी टॉक्सिक एक्सपोजर हो उनका नॉलेज दिया जाए उनको। ठीक है,
और कोई भी ट्रेंड या लाइसेंस पेस्टिसाइड एप्लीकेटर हो वो उनसे नॉलेज गेन करनी है इस पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए। और फार्मर्स, पेस्टिसाइड एप्लीकेटर और देयर फैमिलीज़, जो भी फैमिलीज है, इनको इन्फॉर्म करनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से रिलेटेड जो भी साइन या सिम्टम्स हो।